Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of inorganic chemistry. So, in the last video we have discussed about IP. It means ionization potential and its trends. In this video we will going to discuss about reactivity which is क्रियाशीलता यानी क्रियाशीलता के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, 3D सीरीज़ में उसका ट्रेंड किस तरह से होगा, उसका रिलेशन रिड्यूसिंग नेचर और आईपी यानी कि अपचायक प्रवृत्ति और आईपी यानी आयनन विभव के साथ क्या रिलेशन होता है रिएक्टिविटी का वो देखेंगे। और हाईली रिएक्टिव ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में सबसे उच्च क्रियाशीलता युक्त वर्ग कौन सा है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो रिएक्टिविटी होती क्या एक्चुअली, रिएक्टिविटी हम कहते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी रिएक्टिविटी की कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहती है। या फिर ये कहें कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने की जो टेंडेंसी होती है, भाग लेने की प्रवृत्ति होती है कि अभिक्रिया में किस तरह से ये भाग लेते हैं, उस चीज़ को उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं। इसको हम सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से रिलेट कर सकते हैं। यानी रिएक्टिविटी होती क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति का संबंध क्रियाशीलता से होता है, क्रियाशीलता से होता है। यानी कि क्रियाशीलता का सीधा सीधा रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति। अब इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एटम है, कोई भी एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम तो रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी रिएक्शन में। अगर न्यूट्रल एटम है तो किसी रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर वो आयन है, कोई भी आयन है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर नेगेटिव चार्ज आयन यानी कैटायन या एनायन है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि रिएक्शन में न्यूट्रल एटम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या तो मॉलिक्यूल करता है या फिर कोई आयन करता है। क्योंकि या तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये ले सकता है, तभी तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। न्यूट्रल एटम पार्टिसिपेट नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की क्यों? क्योंकि अगर कोई एटम है वो न्यूट्रल है और वो इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है तो बनाएगा कैटायन। और अगर कैटायन है वो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स तभी तो ग्रहण कर पाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ही तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाएगा और उसके बाद एटम बना पाएगा। इसी तरह क्या होता है कि यौगिकों में होता है। यौगिक यानी कि हमारे पास कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में भी आयन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई एटम है वो अगर न्यूट्रल है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर अगर वो कोई आयन है, जैसे कैटायन है, कैटायन का हमने एग्जांपल लिया, कोई कैटायन है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, तभी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी उसने इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं बाद में वो उतने ज़्यादा ग्रहण कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति का सीधा सीधा मतलब होगा क्रियाशीलता से। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो रिएक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति का संबंध क्रियाशीलता से होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी जो होती है उसका सीधा सीधा रिलेशन होता है रिएक्टिविटी से। यानी कोई एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टिविटी। यानी कि कोई एटम है, न्यूट्रल एटम है, वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है उसकी उतनी ज़्यादा क्रियाशीलता होगी। और क्रियाशीलता कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स त्यागे गए, यानी कि कैटायन बनाने की टेंडेंसी होगी। कैटायन टेंडेंसी जो होगी,
वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब होता है कैटायन बनाने की प्रवृत्ति, और कैटायन बनाने की प्रवृत्ति अगर क्रियाशीलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि कोई न्यूट्रल एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति का संबंध क्रियाशीलता से होता है, यानी कि कोई भी एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब ये देख लेते हैं कि रिलेशन विद रिड्यूसिंग नेचर और आईपी। अब आईपी क्या होती है? आईपी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने में कितनी एनर्जी चाहिए, उस चीज़ को आईपी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम और आयन। तो किसी भी एटम और आयन में से इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या फिर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के लिए जितना जोर आएगा, जितनी ऊर्जा हमें चाहिएगी, उस चीज़ को हम कहेंगे आईपी। और आईपी अगर बड़ी होगी इसका मतलब ये है कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें एटम को, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसकी कैटायन बनाने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो उतनी ज़्यादा कम कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, उतने ज़्यादा धनायन वो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब आईपी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी, उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आईपी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्याग पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी। आईपी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी। आईपी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आईपी जितनी ज़्यादा होगी यानी उतना ज़्यादा जोर आएगा हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और अगर आईपी ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा जोर आएगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहले से ही नहीं निकल रहा है, यानी कि कैटायन ही नहीं बन पा रहा है। तो उसमें कैटायन अगर नहीं बन पा रहा है तो वो रिएक्टिव कैसे होगा? क्योंकि कैटायन बनेगा तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तभी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और कह रहे कि आईपी ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे इसका मतलब रिएक्टिविटी कम है। यानी कि आईपी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। क्यों होती है आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि अगर आईपी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे आसानी से, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकलेंगे तो कैटायन नहीं बनेंगे, और कैटायन अगर नहीं बनेगा, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी का सीधा सीधा रिलेशन ये है कि अगर आईपी ज़्यादा हुई, अगर आईपी ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी, और ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि जो आयंस होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, कैटायंस होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ना कि एटम। और कैटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स त्यागेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स तब त्यागेंगे जब आईपी कम होगी, और आईपी कम होगी तो रिएक्टिविटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आईपी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्यागे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आईपी इनडायरेक्टली या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी होगी, यानी कि आयनन ऊर्जा जो है वो क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्रियाशीलता जितनी ज़्यादा होगी, किसी भी जो एटम है उसकी क्रियाशीलता जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी कम आईपी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से निकलेंगे। लेकिन अगर आईपी बहुत ज़्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे मतलब क्रियाशीलता कम होगी। अब ये तो देख लिया आईपी के साथ क्या रिलेशन है। आईपी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आईपी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी कम होगी, आईपी कम होगी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब हमने कहा था कि रिड्यूसिंग नेचर के साथ भी इसका कोई रिलेशन होता है। अब रिड्यूसिंग नेचर क्या नहीं बोला है? रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है अपचायक प्रवृत्ति, यानी कि इसका मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति। यानी कि इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, वही होता है हमारा रिड्यूसिंग नेचर। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति को ही हम
रेड्यूसिंग नेचर कह रहे हैं, अपचायक प्रवृत्ति कह रहे हैं, क्योंकि अपचायक वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। और अगर कोई चीज़ कोई तत्व है, अगर वो अपचायक है, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसका मतलब कैटायन जल्दी बना रहा है, और कैटायन जल्दी बना रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी जो है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे रिएक्टिविटी के। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को या अपचायक प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि अपचायक प्रवृत्ति जो होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की अपचायकों की जो प्रवृत्ति होती है वो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि रेड्यूसिंग नेचर जो होता है, रेड्यूसिंग टेंडेंसी जो होती है, रेड्यूसिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टिविटी, यानी कि जितनी ज़्यादा क्रियाशीलता होगी वो पदार्थ उतना ही प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने को ही तो हम कहते हैं अपचायक प्रवृत्ति। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी वो उतना ही ज़्यादा अपचायक होगा, और अगर अपचायक होगा यानी कैटायन जल्दी बना पाएगा, कैटायन जल्दी बना पाएगा उसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि प्रबल अपचायक जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि दुर्बल अपचायक होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने का सीधा सीधा मतलब होता है क्रियाशीलता से। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब कैसे, न्यूट्रल एटम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते रिएक्शन में, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स त्यागेंगे या फिर ग्रहण करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे हैं, हम धनायन की बात करें, क्योंकि धनायन बनेगा, धनायन बनाने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी क्रियाशीलता होगी। क्यों, क्योंकि धनायन बनेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन त्याग के तो धनायन बनेगा। न्यूट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा और तब वो धनायन बनेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने त्यागे अपने अंदर से। एटम है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा, धनायन बनाएगा, और धनायन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा। तो सीधा सा मतलब ये कि धनायन जितना आसानी से बनेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स जितने आसानी से त्यागे जाएंगे उस चीज़ में हम कहेंगे कि ये इतनी ज़्यादा क्रियाशीलता है, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति ही क्रियाशीलता कहलाएगी। ये कह देंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स जितने आसानी से त्यागे जाएंगे क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति जो है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की यानी धनायन बनाने की, धनायन बनाने की यानी इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति, वो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तब करेंगे जब या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या अधिकता होगी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ले भी तो पाएगा आसानी से, और इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा तो त्याग भी पाएगा। इसका मतलब सिर्फ कैटायन को ध्यान में रख के चल रहे हैं हम कि अगर जितना ज़्यादा कैटायन बना पाएगा उतना ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अगर ज़्यादा होगी तो क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी। और इसको हम ये भी कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब धनायन बनाना, तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी वो क्रियाशीलता के समानुपाती होगी, यानी क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी जितना आसानी से धनायन बना पाएगा, क्योंकि धनायन जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होता है तो छोटे आकार के होते हैं, तो यौगिक आसानी से बनाएंगे ना। एक तो छोटे आकार के ये आसानी से यौगिक बना लेंगे, एक ही इतने बड़े बड़े आकार के हैं, तो ये इनके नाभिक एक दूसरे को आकर्षित मतलब ये है एक दूसरे के साथ प्रबलता से बंध ही नहीं पाएंगे, और बंध ही नहीं पाएंगे तो यौगिक कहाँ से बनाएंगे। पर ये तो इतने छोटे छोटे हैं तो ये तो एक दूसरे के साथ प्रबलता से बन जाएंगे, क्योंकि इनका आकार छोटा है। आकार किनका छोटा होता है, धनायन का। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है क्रियाशीलता के समानुपाती होगी। और इसका आईपी के साथ ट्रेंड क्या देखा, आईपी मतलब इलेक्ट्रॉन्स त्यागने में जो जोर आता है उसको आईपी कहते हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए मतलब ज़्यादा जोर आएगा, और ज़्यादा जोर आएगा तो धनायन कैसे बनेगा, धनायन तभी तो बनेगा जब कम एनर्जी लगेगी। अगर कम एनर्जी से आसानी से धनायन बन रहा है तो उसकी आईपी कम होगी, और आईपी कम होगी इसका मतलब धनायन आसानी से बन गया, इसका मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी आईपी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की। क्यों, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कब त्यागे जाएंगे, जब कम जोर आएगा। कम जोर आएगा मतलब कम आईपी लगेगी। अब अगर हमें कम जोर आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, दूसरा निकाल लेंगे, तीसरा निकाल लेंगे, चौथा निकाल लेंगे, यानी क्योंकि कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें कम चाहिए, तो कम एनर्जी के साथ भी हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। पर मान लो कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना ज़ोर आ रहा है, अब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उसी में अगर ज़ोर आ रहा है
तो सारी एनर्जी तो वेस्ट हो गई हमारी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि धनायन जितने आसानी से बनेगा उतनी कम आईपी होगी। और धनायन बनना क्या होता है, वही तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग होता है, वही तो धनायन बनना होता है, वही तो रिएक्टिविटी होती है। यानी कि आईपी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा जोर आएगा, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। और आईपी जितनी कम होगी उतना कम जोर आएगा, तो आसानी से धनायन बनेगा, और आसानी से धनायन बनेगा तो रिएक्टिविटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी के। फिर हमने कहा रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर यानी अपचायक प्रवृत्ति, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति यानी अपचायक प्रवृत्ति यानी रिड्यूसिंग नेचर। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब उसकी आईपी कम। यही तो चीज़ पढ़ी हमने कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब आईपी कम है, और आईपी कम है तो रिएक्टिविटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आईपी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने में जोर आ रहा है, जोर आ रहा है मतलब आईपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पर हम कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिनका रिड्यूसिंग नेचर होता है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और आसानी से त्यागते हैं मतलब आईपी कम होती है। और आईपी कम होती है तो हमने रिलेशन अभी तो देखा कि आईपी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो रिड्यूसिंग नेचर जिनका ज़्यादा होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से त्यागते हैं, यानी धनायन ज़्यादा बनाएंगे, और धनायन ज़्यादा बनाएंगे तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि आसानी से धनायन बनाएंगे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे। तो रिएक्टिविटी जो है रिड्यूसिंग नेचर के यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रबल अपचायक होंगे तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और दुर्बल अपचायक होंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। यानी अपचायक जो होते हैं, अपचायक, वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब कैसे होती है, जैसे हम बात करें सोडियम होता है, सोडियम को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिव। तो ये अपचायक भी तो होता है, क्योंकि सोडियम है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग के सोडियम प्लस बना लेता है, उससे इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास आता है। यानी कि इसको जो है, इसका जो विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस नियोन के जैसा हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है कम एनर्जी दे के, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और क्रियाशीलता ज़्यादा होगी इसका मतलब यही तो पढ़ रहे हैं हम कि क्रियाशीलता जो है वो ज़्यादा कब होगी, जब प्रबल अपचायक होगा। प्रबल अपचायक मतलब ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जैसे सोडियम है तो ये ठीक है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि इसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, और इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा। अब ज़्यादा कैसे होगी, जैसे हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है उसको हम उसको हम पानी में, हवा में, कहीं पे भी रख देते हैं तो आसानी से आग पकड़ लेता है, यानी आसानी से रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए हम उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको अगर हम हवा में भी छोड़ दें तो भी आसानी से रिएक्ट कर लेगा। तो रिएक्टिविटी इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, आसानी से कैटायन बना रहा है। ये हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, ठीक है। तो जैसे सोडियम किस में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का। अब रिएक्टिव क्यों होता है ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशन विद, ये तो हमारा हो गया हाईली रिएक्टिव इन पीरियोडिक टेबल। अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, फर्स्ट जो ग्रुप होता है ना हमारा, फर्स्ट ग्रुप, यानी कि जो हमारा होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा, इसका साइज़ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे फिर तो साइज़ छोटा होता जाएगा। यानी कि जितना जो भी है बड़ा इन्हीं का है ना। तो ये जो होते हैं इनका साइज़ सबसे बड़ा होता है, और बड़ा साइज़ है यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जैसे कि सोडियम में निकल रहे हैं, यानी कि आईपी कम होगी, और आईपी कम होगी तो भैया आईपी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी की, यानी आईपी कम है इनकी आईपी कम है। क्यों है कम, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इनकी क्रियाशीलता अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, और हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप भी होता है ना हमारा, सेकेंड ग्रुप जो आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जो सेकेंड ग्रुप होता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो हमारे पास होते हैं ना, इनकी जो है, क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा होता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, ऐसे जाएंगे,
लेफ़्ट टू राइट, तो साइज़ तो छोटा होता जाएगा, यानी सबसे बड़ा जो होता है सबसे लेफ़्ट वालों का, और सबसे लेफ़्ट में ये आते हैं, तो इनका साइज़ होता है सबसे बड़ा होता है। बड़ा साइज़ होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में कम जोर आएगा, और कम जोर आएगा मतलब आईपी कम होगी, आईपी कम होगी इसका मतलब रिएक्टिविटी, आईपी कम, रिएक्टिविटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लिया हमने सोडियम का, सोडियम की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हवा में भी रख देते हो तो हवा में भी रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। तो इसको हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास ग्रुप होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, उनकी हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव जो होता है, अब रिएक्टिविटी हमने कही है कि रिड्यूसिंग नेचर की भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये जो होते हैं ना ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और साथ में ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि एक तो ये होते हैं कि प्रबल मतलब उच्च क्रियाशीलता होती है इनकी, उच्च क्रियाशील होते हैं ये, यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है कि जो कि इनका साइज सबसे बड़ा होता है, और साइज़ का रिलेशन आईपी के साथ आपको पता होगा, मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आईपी जो होती है वो साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी साइज़ सबसे बड़ा होता है तो आईपी पूरी पीरियोडिक टेबल में इनकी सबसे कम होगी, और आईपी अगर कम होगी यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम जोर आएगा, और कम जोर आएगा इसका मतलब रिएक्टिविटी इनकी हो जाएगी हाई, क्योंकि आसानी से कैटायन बना लेंगे, और रिएक्टिविटी अगर इनकी हाई होगी तो इसका मतलब ये होंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा उच्च है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग, इसका मतलब ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। तो ये जो ना फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, एक तो इनके साइज सबसे बड़े होते हैं, उसकी वजह से या इनकी आईपी सबसे कम होती है, क्योंकि साइज़ बड़ा तो आईपी कम होगी, और आईपी इनकी कम होती है इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कैटायन जितनी आसानी से बनेगा उतना ही प्रबल अपचायक होंगे, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो कैटायन बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा त्याग पाते क्योंकि साइज़ बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से त्यागेंगे उतनी प्रबल अपचायक होंगे, और फिर उनकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी, कैटायन ज़्यादा बनाएंगे, मतलब कैटायन आसानी से बन रहा है तो उतने ही ज़्यादा क्रियाशील होंगे। इनका कैटायन सबसे ज़्यादा आसानी से बन पाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगे। अब सब कुछ देख लिया हमने, रिलेशन देख लिया, आईपी के साथ देख लिया, रिड्यूसिंग टेंडेंसी के साथ देख लिया, रिएक्टिविटी का हमने डेफिनेशन देख ली, हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ के अंदर ये जो है हमारी रिएक्टिविटी ये कैसे क्या होगी, तो हमने कहा कि जो आईपी जो होती है, आईपी जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज़ के, आईपी जो होती है एटॉमिक साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हम जानते हैं कि जो 3D सीरीज़ है इसको हम कनेक्ट करके करेंगे। 3D सीरीज़ है, इनका साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है, साइज़ इनका क्या होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम 3D सीरीज़ जो है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है n-1 डी वे कोश में बढ़ता है, जो कि नाभिक के सबसे पास होता है। यानी कि ये मान लिया हमने कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर रहा है, और ये नाभिक के ज़्यादा पास है, इतना पास है कि इसका आकार जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि ये बहुत पास में है तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत छोटा होता है। अब छोटा कैसे होता है वो पूरी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी पहले। तो इनका आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और छोटे आकार होगा यानी कि इनका मतलब है अगर आकार छोटा होगा तो आईपी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। और आईपी का अभी हमने देखा था, आईपी जो होती है वो रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आईपी जो होती है वो रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनन विभव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने में इनमें ज़्यादा जोर आता है। क्यों जोर आता है? क्योंकि छोटे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स खींच के निकाल लेंगे छोटे में से, तो ज़्यादा जोर आएगा, और ज़्यादा जोर आएगा इसका मतलब ये धनायन आसानी से नहीं बना पाएंगे, इनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके धनायन बनाएंगे। इसका मतलब इनकी क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता क्यों कम होती है? क्योंकि इनकी आईपी ज़्यादा होती है। आईपी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि साइज़ छोटा होता है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 3D सीरीज होती है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है,
और साइज़ छोटा होने की वजह से आईपी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने में ज़ोर आएगा छोटे साइज़ के एटम में से, और आईपी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़ोर आ रहा है तो कैटायन आसानी से नहीं बनाएगा ना। ये कैटायन बनाने में भी ज़ोर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने को तो हम कहेंगे कैटायन बनाना, और आईपी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़ोर आएगा, कैटायन बनने में ज़ोर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर कैटायन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, और कैटायन अगर हम कह रहे हैं कि कैटायन आसानी से नहीं बनेगा, आईपी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी, यानी इनकी आईपी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। आईपी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि साइज़ छोटा होता है। तो हम कहेंगे कि जो 3D सीरीज़ होती है इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि 3D सीरीज़ है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब कम क्यों होती है, क्योंकि इनके आईपी ज़्यादा होती है। अब रिएक्टिविटी कम होती है ना, क्योंकि अपचायक प्रवृत्ति भी देखी हमने, अभी हमने रेड्यूसिंग नेचर भी देखा है। रेड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। इनकी 3D सीरीज जो है इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और अगर इनकी रिएक्टिविटी कम होती है ना तो इनकी रेड्यूसिंग टेंडेंसी यानी अपचायक प्रवृत्ति भी कम होगी, यानी कि ये होंगे हमारे दुर्बल अपचायक। ये हमारी जो 3D सीरीज़ होती है ये दुर्बल अपचायक होते हैं। क्यों होते हैं दुर्बल अपचायक, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं त्याग पा रहे ये, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम है। और आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पा रहे तो ये प्रबल अपचायक भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने को ही तो हम अपचायक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं त्याग पा रहे, इसलिए ये प्रबल अपचायक नहीं है, दुर्बल अपचायक है, और इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये हमने 3D सीरीज़ में इनका जो है वो रिएक्टिविटी का ट्रेंड देख लिया कि रिएक्टिविटी जो है वो 3D सीरीज़ में कैसे। अब इतना ज़्यादा अगर हम फॉर्मल ना भी जाएं कि पहले हम देखेंगे ये साइज़ घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर हम आईपी का रिलेशन देखेंगे, फिर हम रिएक्टिविटी देखेंगे, कैटायन बनाने की टेंडेंसी देखेंगे, ये सब चीज़ अगर नहीं भी देखें ना तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो होते हैं एक तो होती है चांदी, एक तो सोना चांदी, और एक हमारे पास होता है सोडियम, अभी हमने बात की। तो ये जो होते हैं ये 3D सीरीज़ के होते हैं, और ये होते हैं फर्स्ट ग्रुप का होता है ये। तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सोडियम जो होता है ना उसको हवा में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, आसानी से आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेगा मतलब आसानी से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं हम बात करें सोना चांदी की या फिर लोहे की भी बात करें तो लोहा जो है वो जंग लगता है, उसमें वो भी पानी से रिएक्ट करता है, पर इतनी जल्दी नहीं करता है, उसको टाइम लगता है जंग लगने में, उसको टाइम लगता है पानी के साथ रिएक्ट करने में। इसी तरह अगर चांदी और सोने की बात करें तो उसको तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। उसी चीज़ को तो हम रिएक्टिविटी कहेंगे कि वो कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ के साथ। तो सोडियम जो होता है वो उसको तो हवा में रखते ही आग पकड़ लेता है, पानी में रखते हैं पानी में रखते ही आग पकड़ लेता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। पर 3D सीरीज़ है ना, इनको दिमाग में लेके चलो कि ये हमारे पास यही तो होते हैं डी सीरीज़ में, यही होते हैं 3D सीरीज़ में। तो इनको दिमाग में लेके चलो कि सोना चांदी और लोहा तीनों ही चीज़ें ना रिएक्ट करती हैं पर धीरे करती है। और ये अगर धीरे रिएक्ट करती है, ये डी में है, ये अगर धीरे रिएक्ट करती है तो डी वाले भी धीरे रिएक्ट करेंगी, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी अगर कम होगी, कम ही होती है, क्योंकि आसानी से रिएक्ट मतलब करते हैं पर बहुत धीरे करते हैं, जंग लगता है पर बहुत धीरे लगता है। चांदी भी काली पड़ती है पर बहुत सालों में पड़ती है, और सोना तो मतलब मिलावट का होता है वो तो करता है, पर बाकी सोना तो करता ही नहीं है अगर 24 कैरेट हो तो, जो कि होता तो नहीं है पर फिर भी अगर 24 कैरेट गोल्ड हो हमारे पास तो वो तो ख़राब होता ही नहीं आसानी से। इसका मतलब डी वाले जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और फर्स्ट ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी और वैसे सारे रिलेशन के थ्रू भी आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको फिर भी अगर कोई इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।